हम्म तो आज हम आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा जो लॉ है वो केप्लर्स फर्स्ट लॉ। केप्लर्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट के अकॉर्डिंग कि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों रिवॉल्व करते हैं इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं एंड सन जो होता है वो उस इलेप्टिकल ऑर्बिट के दो फोकाई में से किसी एक फोकाई पर प्रेजेंट होता है। और ये जो लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करता है। ये सारी बातें हम लिखते हैं। सो केप्लर्स फर्स्ट लॉ। केप्लर्स फर्स्ट लॉ। केप्लर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। केप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन also called law of orbits, called also called law of orbit। हम इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। और ये जो होता है डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये लॉ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉ क्या कहता है, हम इसे पहले यहां देखते हैं एक ऑर्बिट बनाते हुए कि जितने प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इन अ शेप कॉल्ड इलेप्टिकल ऑर्बिट, एक इलेप्टिकल ऑर्बिट की शेप में। और इलेप्टिकल ऑर्बिट के पास दो फोकाई होते हैं, दे आर टू फोकाई, F1 एंड दैट इज F2। और यहाँ पर कहीं हमारा प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होगा, हियर आवर प्लैनेट इज गोइंग टू बी रिवॉल्व। ये हमारा प्लैनेट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है एंड जो हमारा सन है वो इन दोनों फोकाई में से किसी एक फोकाई पर होगा। ऐसे हमारा सन इस समय इस फोकाई पर है, दैट इज S1 फॉर अस। ये हमारा प्लैनेट है P। कुछ इस प्रकार से हमारा प्लैनेट जो है इस प्रकार से होगा। तो इसे वर्ड्स में भी लिख लेते हैं। साथ ही साथ जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को बोला O, और यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया। इसी प्रकार हमने यहां से भी एक लाइन ड्रॉ किया। इस पॉइंट को हम बोलेंगे P और इस पॉइंट को बोलेंगे A। ये हमारा सन, ये हमारे प्लैनेट की माइनर एक्सिस है। माइनर हमारी जो शेप है हमारा उसका माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस। और ये जो है ये हमारा मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस। यहां पर हम अब इसे लिखना शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू केप्लर फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू केप्लर्स फर्स्ट लॉ,
केपलर्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग each planet revolves around the sun revolve around the sun in an elliptical orbit in an elliptical orbit. जितने भी प्लैनेट होती हैं वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं एंड सन इज प्रेजेंट एट वन फोकाई ऑफ दैट ऑर्बिट। और सन जो होता है वो एक फोकाई पर प्रेजेंट होता है दो में से। कुछ बातें, जो नियरेस्ट पॉइंट होता है सन से उसे हम पेरीहिलियन बोलते हैं और जो फारेस्ट पॉइंट होता है उसे हम एफिलियन बोलते हैं। हाँ, सो ये जो हमारे पास पॉइंट है इसे बोलेंगे पेरीहिलियन। पेरीहिलियन क्योंकि ये सन की बहुत पास में है और ये सन से बहुत दूर है, इसलिए इसे एफिलियन कहते हैं। तो इसे हम देखते हैं नियरेस्ट पॉइंट of earth, nearest point of earth from the sun is called perihelion, इसे हम पेरीहिलियन कहते हैं। और वहीं फारेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन, अर्थ, ठीक है, हाँ, फारेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ या कोई और प्लैनेट भी हो सकता है आपका, अर्थ और अदर प्लैनेट्स भी हम कह सकते हैं। हमने अर्थ का बोला और भी प्लैनेट हो सकते हैं, हमने केवल अर्थ का बोला यहाँ पर। फारेस्ट पॉइंट फ्रॉम द ऑफ द अर्थ, फ्रॉम अर्थ एंड अर्थ या अदर प्लैनेट्स from the sun is called aphelions। उसे हम एफिलियन कहते हैं। नोट डाउन। यहां पर जो O है, हियर वी हैव O, इट इज द ओरिजिन ऑफ और यह सेंटर ऑफ इलिप्स, हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स, सेंटर ऑफ इलिप्स। और इसके लिए जो हमारे पास PO और OA हैं वो सेमी मेजर एक्सिस हैं। PO और OA ये हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस हैं। इस O को मैं थोड़ा सा
सेमी मेजर एक्सिस जो कि आपस में इक्वल हैं। सेमी मेजर axis, these are the semi major axis we are going to be have। जब हम सन अर्थ इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, जब इसके दोनों फोकाई आपस में मिल जाते हैं, अगर हम सोचें इसके दोनों फोकाई आपस में मिल गई तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा शेप बनता है वो स्पेरिकल शेप बन जाता है लाइक दैट। और जो उसकी मेजर एक्सिस होती है, जो मेजर एक्सिस थी ये उसके रेडियस की तरह वर्क करती है। फिर अगर दोनों फोकाई हमारे इलेप्टिकल ऑर्बिट के आपस में मीट कर जाते हैं तो। नेक्स्ट इज केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ। क्या कहता है केपलर सेकंड लॉ? उसे समझने के लिए हम यहां देखते हैं जरा, हमारा एक केपलर सेकंड लॉ को हम लॉ एरिया भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया भी कहा जाता है इसे। और ये जो होता है वे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट पर डिपेंड करता है, बेस होता है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंट में कंजर्वेशन पर ये बेस होता है हमारा ये लॉ। इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा ये एक ऑर्बिट है, इट इज द इलेप्टिकल ऑर्बिट वी वांट टू हैव, और ये हमारे दो फोकाइस यहां पे जो पोजीशन है हमारी, ये S1 ये S2 है। यहां हमारा सन जो है वो सिचुएटेड है हियर, आवर सन इज गोइंग टू सिचुएटेड, यहां हमारा सन प्रेजेंट है। नाउ यहां से ये एरिया इधर और ये पॉइंट इधर, और अगर आप इसे आगे लें यूं और ऐसे लें यूं, हम अलग अलग टाइम पर अगर प्लैनेट की मेजरमेंट को करें तो, और अभी हम इसे थोड़ा सा देखेंगे नहीं, बस इतना समझ लेते हैं, एक ही पॉइंट को लेते हैं, लेकिन हम मान की तरफ चलना है। लेकिन हमारे पास ये पता होना चाहिए दो पॉइंट होते हैं, दो फोकाई होते हैं। तो अगर इस पॉइंट को हम बोलेंगे P1, इसको बोलेंगे P2, एंड इसे बोलेंगे P3, इसे बोलेंगे P4, और इसे हम लेट अस से O, नहीं हम इसे A कहते हैं, we are going to say it as A। तो हमने ये देखा कि जो हमारा प्लैनेट रिवॉल्व रोटेट किया और इसने इधर रोटेशन दिया, इधर 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 से इधर चला, इधर से इधर चला। हमारे सारे एक प्लैनेट यहाँ रखा था, इधर पोजीशन, फिर इधर और फिर इधर, और यहाँ से यहाँ चलने में जो हमारा प्लैनेट था उसे सेम टाइम टी लगा। दोनों कंडीशन में जो टाइम टी और टाइम टी लगा, दोनों ही टाइम उसने टाइम टी टेक किया है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्लैनेट के द्वारा एरिया स्वीप किया जाएगा, एरिया स्वीप बाय प्लैनेट, जो ये एरिया होगा हमारा, ये वाला एरिया
ये एरिया, एक ये वाला एरिया, और ये एरिया, डेट्स एरिया। दोनों एरिया जो होंगे वो दोनों सेम होंगे अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ। तो हम इसे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ, लाइन joining the planet to the sun sweep equal area in equal interval of time, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करेंगे। मीन से अगर यहां से ये एरिया हमारा A1 है, ये एरिया हमारा A2 है और दोनों टाइम t पर है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा एरिया A1 जो है एरिया A2 के बराबर होगा। बोथ द एरियाज आर गोइंग टू बी सेम, बोथ द एरिया आर गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर, दोनों एरिया जो है हमारे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। और दूसरी टर्म हम कह सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी जो होती है प्लैनेट की वो कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। हाँ। जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं कि अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए जरूरी है कि उस बॉडी की स्पीड में चेंज आए। देयर शुड बी चेंज इन द स्पीड। सो it is necessary, it is it is necessary to have change in the speed of planet to take change in aerial velocity. Aerial velocity, अगर एरियल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इस एरियल वेलोसिटी वाली कांस्टेंट है, अगर हमारी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारी स्पीड में चेंज आना चाहिए, तभी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, तभी ऐसा हो सकता है। वो कैसे आगे देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ये P से P2 है ये सन से बहुत दूर है तो इसका साइज छोटा होगा, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि P1 P2 इज स्मॉलर देन दिस P3 एंड P4, P3 एंड P4 से छोटा रहेगा। जो हमारा ये सरफेस है यहाँ से P1 से लेकर के P2 तक जो है छोटा होगा एज कंपेयर टू P3 P4 के पास में है। तो अगर हम इसको दोनों साइड डिवाइड कर दें,
डिवाइड बोथ साइड y टाइम t, डिवाइड बोथ साइड y टाइम t से डिवाइड कर दें तो P1 P2 अपॉन टाइम t